Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 12th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू दैट टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो और ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स सो दैट आई कैन ऐड यू टू द ग्रुप। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू दिस UPI ID जो कि यहाँ पर मैंशनड है, एंड देन सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मैंशनड जीमेल अकाउंट। एक यहाँ पर सेकंड प्रोग्राम है विच इज़ करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया जाएगा। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जाएगा, तो बेसिकली जो भी सोर्सेज रेलेवेंट हैं UPSC के लिए उन सब से करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एवरीडे बेसिस पर, डेली PDFs प्रोवाइड की जाएगी, आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जिसमें आप उससे ऑन कॉल बात कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं, आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा। स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स को भी डिटेल में कवर किया जाएगा। ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी और मेंस के लिए भी रेलिवेंट रहेगी, एंड दिस सीरीज़ वुड होल्ड गुड फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, और इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़ पर मंथ। यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू दिस UPI ID अगर आप इंटरेस्टेड हो CA मेंटरशिप प्रोग्राम में, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द अबव मेंशनड जीमेल अकाउंट। देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको डेली लिंक्स मिलेंगे वीडियोज़ के। अब हम आज का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेम्स जस्टिस चंद्रचूड़ मोस्ट सीनियर जज एज सक्सेसर। क्लियरिंग द डेस्क फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI UU ललित ने रिकमेंड कर दिया है कि यहाँ पर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होने चाहिए, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, द सेकंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज हिज सक्सेसर। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तो जस्टिस चंद्रचूड़ का यहाँ पर टेन्योर होगा 2 सालों का। ही विल हैव अ टेन्योर ऑफ 2 years एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर मेंशन है वाई द नेक्स्ट कॉलेजियम हैज़ इट्स टास्क कट आउट। ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन है नहीं। नेक्स्ट है, इंटरपोल रिजेक्ट्स दिल्ली रेड कॉर्नर रिक्वेस्ट फॉर खालिस्तान सेपरेटिस्ट। एज सच इस न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरपोल क्या है, 6 फॉर जस्टिस क्या है, खालिस्तान क्या है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप यहाँ पर PDF को बाय कर सकते हो। तो इंटरपोल क्या है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल, इट इज़ अ 194 मेंबर इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये यहाँ पर सारे मेंबर कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है, सच एज द यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम। हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। 1923 में इसको बनाया गया था एज द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, और इट स्टार्ट कॉलिंग इटसेल्फ इंटरपोल इन 1956। इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 1949 में, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट मेंबर्स। अब इंटरपोल के यहाँ पर कुछ नोटिसेस हैं, ये नोटिसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूज़ में मेंशन था रेड कॉर्नर, तो ये नोटिसेस क्या है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पर रेड नोटिस। तो रेड नोटिस इज रिलेटेड टू वांटेड पर्सन्स टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन, जिसकी की ज़रूरत है फॉर प्रोसिक्यूशन या तो सेंटेंस सर्व करने के लिए, तो उसके लिए रेड नोटिस यहाँ पर सर्व किया जाता है। सेकंड है येलो नोटिस। येलो नोटिस मिसिंग पर्सन्स को लोकेट करने के लिए सर्व किया जाता है। ऑफन ये माइनर्स होते हैं जो यहाँ पर मिसिंग पर्सन्स होते हैं। थर्ड है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस यहाँ पर सर्व किया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, तो उसके लिए ब्लू नोटिस यहाँ पर सर्व किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक नोटिस। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को सीक करने के लिए ब्लैक नोटिस सर्व किया जाता है। देन ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस इज टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो पर्सन है ये एक पॉसिबल थ्रेट है टू पब्लिक सेफ्टी। देन ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस इज फॉर इमिनेंट थ्रेट, तो बेसिकली किसी इवेंट के बारे में वार्न करना या किसी पर्सन के बारे में वार्न करना, और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। देन पर्पल नोटिस। तो पर्पल नोटिस बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि मॉडस ऑपरेंडी क्या है जो कि क्रिमिनल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस, कंसीलमेंट मेथड्स जो कि यहाँ पर क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो ये जो स्पेशल नोटिस है ये उन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के लिए इशू किया जाता है जो कि टारगेट्स हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज़ के।
तो जो इंटरपोल का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस है, ये उनके लिए सर्व किया जाता है जो कि टारगेट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज़ के। तो पर्पल नोटिस क्रिमिनल्स का जो भी मॉडस ऑपरेंडी है ऑब्जेक्ट डिवाइसेस कंसीलमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए होता है पर्पल नोटिस। ऑरेंज नोटिस यहाँ पर इमिनेंट थ्रेट के बारे में वार्न करने के लिए होता है ऑरेंज नोटिस। उससे पहले हमने ग्रीन नोटिस डिस्कस किया, तो ग्रीन नोटिस यहाँ पर पर्सन की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में वार्न करने के लिए होता है जो कि यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लिए एक पॉसिबल थ्रेट है। फिर यहाँ पर 6 फॉर जस्टिस की बात की गई है। 6 फॉर जस्टिस क्या है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 2007 इज अ यूएस बेस्ड ग्रुप सीकिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर सिख्स अ खालिस्तान इन पंजाब। तो ये एक सेपरेट होमलैंड की मांग कर रहे हैं सिख्स के लिए जो कि खालिस्तान है। फिर यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ? तो खालिस्तान मूवमेंट इज अ सिख separatist movement seeking to create a homeland for Sikhs by establishing a sovereign state called खालिस्तान। कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड आई खालिस्तान की? तो यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट है दैट वाज पार्टीशन। तो पार्टीशन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनका एंसेस्ट्रल लैंड जो है वो पाकिस्तान में चला गया। फिर यहाँ पर अकाली दल स्टार्ट करता है पंजाबी सूबा मूवमेंट। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट एज सच यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो यहाँ पर अकाली दल की डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन बाद में स्टेट को ट्राइफरकेट किया जाता है इनटू पंजाबी मेजॉरिटी पंजाब, हिंदी मेजॉरिटी हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। सम हिली रीजन्स जो स्टेट के हैं वो मर्ज कर दिए गए थे इनटू हिमाचल प्रदेश। अभी भी यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल रवि, ब्यास एंड सतलज का जो शेयरिंग ऑफ वाटर का डिस्प्यूट है। अब यहाँ पर जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों गई? तो इसका जो मेन रीज़न था दैट वॉज ब्लू स्टार ऑपरेशन। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन जो कि कंडक्ट किया गया था टू कैप्चर भिंडरेवाला इन हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद फिर जेनोसाइड होता है। पहले तो इंदिरा गांधी की किलिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर सिख्स का जेनोसाइड होता है जिसकी वजह से और ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ पर फ्यूल हो जाते हैं। तो जो सिख की खालिस्तान की डिमांड थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई थी। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? तो इंडिया में एज सच अभी जो खालिस्तान मूवमेंट है ये डोरमेंट स्टेज में है। इट डज नॉट होल्ड मच ट्रैक्शन इन द अर्बन और लोकल पॉपुलेस ऑफ द पंजाब। तो अब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई है 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ताना भगत सेक्ट के यहाँ पर कुछ ट्राइबल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर अथॉरिटीज़ का ये कहना है इनको इसीलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि इन्होंने 5th शेड्यूल को मिस इंटरप्रेट कर लिया। They are misinterpreting the 5th schedule of the constitution and were demanding complete self rule। और यहाँ पर कोई कोर्ट्स का रोल नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट का रोल होना नहीं चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स का कहना है। अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया है 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट प्रिजर्विंग द ट्राइबल ऑटोनमी, देयर कल्चर एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड गुड गवर्नेंस। तो 5th शेड्यूल बात करता है कि ट्राइबल्स को ऑटोनमी प्रोवाइड की जाए, उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। द रैंकिंग्स आई हैं जिसमें IISc ने अगेन टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट्स पे। एज सच यहाँ पर सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है फर्स्ट नंबर पर। द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंसेज हैज़ रिटेन द टॉप पोजीशन अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स। अब यहाँ पर कुछ जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनका कहना है कि इन रैंकिंग्स में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कंसर्न है। अब हम चलते हैं आगे। BCCI के यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो होने वाले हैं रॉजर बिनी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है नहीं पर हमने एक बार देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अरावलीज में इलीगल माइनिंग हो रही है ये पता चल चुका है और ये ऑफिशियल हो चुका है। NGT ने इससे पहले एक जॉइंट कमेटी बनाई थी इसको पता करने के लिए। तो रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है जॉइंट कमेटी की कि अरावलीज में यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है क्योंकि ट्रेंचेस क्रिएट हो गए हैं। नेक्स्ट है इंडिया वोट्स अगेंस्ट रशिया डिमांड फॉर UNGA सीक्रेट बैलेट। अब ये क्या इशू है? तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि रशिया ने 4 एरियाज एनेक्स कर लिए हैं यूक्रेन के और वहाँ पर रेफरेंडम कराया और ये कहा गया कि अब ये रशिया के पार्ट्स हैं। अब ये जो 4 एरिया हैं ये हैं डोनेट्स्क, खेरसन, ल्यूहांस्क एंड ज़ेपोरिज़िया रीजन्स ऑफ यूक्रेन। और यहाँ पर रशिया ने रेफरेंडम कराया और रशिया का ये कहना है कि लोगों ने वोट किया है कि लोग यहाँ पर रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं, इसीलिए ये एरिया अब रशिया का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर UN ने डिसाइड किया कि ये जो रशिया का मूव है ये इलीगल मूव है और इसके अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए। अब UNSC में वोटिंग होगी तो रशिया के पास वीटो है। अब रशिया के पास वीटो है तो रशिया अपना वीटो यूज़ कर लेगा, इसीलिए UNGA में वोटिंग की बात की गई कि UNGA में इसके अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए। इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा और इसमें वोटिंग होगी।
अब रशिया ये चाहता है कि ठीक है आप यूएसजीए में वोटिंग करा लो, आपका मन है, लेकिन वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रशिया को भी पता है जो कंट्रीज़ है वो वोट करेंगी कि रशिया यहाँ पर गलत कर रहा है, ये इलीगल एनेक्सेशन है, लेकिन रशिया ये चाहता है कि ये पब्लिकली ना पता चले कि कौन से कंट्री ने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। तो इसके लिए रशिया ये चाहता है कि सीक्रेट बैलेट से वोट हो। अब सीक्रेट बैलेट से वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अल्बानिया ने कहा कि इसके ऊपर भी वोटिंग करा लो कि सीक्रेट बैलेट से वोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो वोटिंग हुई है तो इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया है। इंडिया ने कहा यहाँ पर सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, जिसका जो भी वोट हो वो यहाँ पर सबको पता चलना चाहिए। Hours after India said it is deeply concerned at the escalation of the conflict, New Delhi voted to reject Russia's demand for a secret ballot in the United Nations General Assembly on a draft resolution to condemn Moscow's illegal annexation of 4 regions of Ukraine. तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करेगा तो ये सबको पता चलेगा कि इंडिया ने यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। मैं बेसिकली ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करेगा, ऐसा हो सकता है कि अगर वोट करे तो सबको यहाँ पर पता चलेगा, तो बेसिकली यहाँ पर सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी। विद मॉस्को एस्केलेटिंग इट्स एग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट यूक्रेन, इंडिया इज कॉट इन अ पॉइंट। तो दिल्ली अभी तक बहुत ज़्यादा केयरफुली नुआंस्ड पोजीशन को लेकर चल रहा था, लेकिन रशिया लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर कंडेम करना पड़ जाए रशिया को। तो हमने कल डीपली कंसर्न तो हम हुए थे, क्योंकि जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बरसा रहा था यूक्रेन के ऊपर, यहाँ पर सिविलियंस की भी जान जा रही थी। तो hours after India said it is deeply concerned at the escalation of the conflict, New Delhi voted to reject Russia's demand for a secret ballot in the UNGA. अब हम चलते हैं आगे। पंजाब्स आप गवर्नमेंट सॉट रिजम्पशन ऑफ ट्रेड टाइज विद पाकिस्तान। तो 2019 से ही ट्रेड नहीं हो पा रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ट्रेड को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 370 है उसका एब्रोगेशन हो गया था। फिर जब पुलवामा अटैक करता है पाकिस्तान, तो उसके बाद इंडिया क्या करता है, इंडिया एमएफएन का स्टेटस जो है पाकिस्तान से विड्रॉ कर लेता है, और जो भी पाकिस्तान के यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी डबल कर दी जाती है। तो इंडिया ऑल्सो हाइक्ड कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू 200% ऑन February 16, 2019। इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस अकॉर्ड कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान ने हमें कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस अकॉर्ड नहीं किया था। तो अर्लियर इंडिया हैड withdrawn the most favored nation status to Pakistan on February 15, 2019, a day after the terror attack in Pulwama, जिसमें यहाँ पर 40 जवानों की शहीद हो गए थे। इंडिया ऑल्सो हाइक्ड कस्टम्स ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू 200% ऑन February 16, 2019। तो आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन पता होना चाहिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का यहाँ पर जो स्टेटस है ये क्या होता है। बाकी आर्टिकल 370 आई होप आपको पता होगा, अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि आर्टिकल 370 क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है। अब हम चलते हैं आगे। लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल यूनिफॉर्म सिविल कोड नीडेड। अब यहाँ पर जो इन्होंने बात कही है उसमें तो ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कहा है, लेकिन आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लॉस की क्या इंडिया को ज़रूरत है। तो एज सच स्टेट स्पेसिफिक लॉस की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन एज सच पूरे कंट्री के लिए तो लॉ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्टन स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर काफ़ी कम है। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बिहार एंड यूपी। तो बिहार एंड यूपी में यहाँ पर ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की, लेकिन एज सच इंडिया के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ज़रूरत है या नहीं है, तो फेवर में भी होने चाहिए और यहाँ पर अगेंस्ट में भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइट रोप टेस्ट। तो बेसिकली अभी तक हम यहाँ पर डिप्लोमेटिक पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर में, लेकिन अगर रशिया लगातार एग्रेसिव होता रहा तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मॉस्कोज एस्केलेशन ऑफ द वॉर इन यूक्रेन हैज़ प्लेस्ड इनॉर्मस स्ट्रेन ऑन इंडियाज केयरफुल बैलेंसिंग, जो कि हम अभी तक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रशिया है वो लगातार एग्रेसिव हो रहा है। रशिया ने यहाँ पर बहुत सारे सिटीज़ को टारगेट किया है, फॉर एग्जाम्पल कीव को टारगेट किया है, लीव को टारगेट किया है। तो द रशियन मिसाइल अटैक्स ऑन कीव, लीव एंड अदर सिटीज़ इन यूक्रेन हैव डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, किल्ड एंड इंजर्ड पीपल। तो जो रशिया का यहाँ पर कर्च स्ट्रेट है, जो कर्च ब्रिज है वो यहाँ पर कोलैप्स हो गया था, जो कि कनेक्ट करता था क्रेमियन पेनिनसुला को किससे, तो रशिया से कनेक्ट करता था, जिसका पार्शियल कोलैप्स हो गया। उसके बाद रशिया ने बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बरसाई हैं यूक्रेन के ऊपर। मॉस्को अनेक्स्ड इन 2014, तो मॉस्को ने क्रेमिया को अनेक्स किया था 2014 में, जिसके बाद से जो रशिया है उसको G8 से निकाल दिया गया था और वो ग्रुपिंग रह जाती है G7। दिल्ली हैज़ फ्रॉम द स्टार्ट एडवोकेटेड कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होना चाहिए। UNSC में हमेशा इंडिया ने मोस्टली अब्सटेन ही किया है, जो भी रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर वोटिंग की बात आती है। इंडियाज़ डिसीजन वॉज ऑल्सो ड्रिवन बाई द डिपेंडेंस ऑन रशियन डिफेंस सप्लाईज। अब हम रशिया के अगेंस्ट इसलिए भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि रशिया इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री सप्लाईज के लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेटर इट इनेबल दिल्ली टू बाई चीपर ऑयल, और बाकी रशिया ने हमें डिस्काउंट भी दिया ऑयल को बाई करने के लिए। द फर्स्ट साइन दैट दिल्ली वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अपहोल्ड दिस डेलिकेट न्यूट्रलिटी वो तब आता है जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है SCO के समय समरकंद उज्बेकिस्तान में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रशिया को कि ये जो एरा है ये वॉर का एरा नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द वॉर।
फिर यहाँ पर यूएनएससी में अब वापस से वोटिंग हुई थी तो रशिया ने यहाँ पर वीटो कर दिया। अब यहाँ पर यूएनजीए में वोटिंग होगी। बाय नाउ इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट दिस वॉर विल हैव नो विनर्स वाइल रशिया एंड यूक्रेन विल एंड अप डिवास्टेटेड फॉर श्योर। बाकी जो यूरोप है उसको यहाँ पर विंटर्स बहुत भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि जो एनर्जी शॉर्टेजेस है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है अपसाइड रिस्क। तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, अच्छी बात है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन जो सरकार को सब्सिडीज़ देनी है वो भी बढ़ गई है क्योंकि फर्टिलाइज़र का प्राइस बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट का जो यहाँ पर सरकार ने टारगेट रखा है 6.4% ऑफ द जीडीपी, ये इतना आसान नहीं होगा अचीव करना। तो यही यहाँ पर बताया गया है। इवन एज कंसर्न्स ओवर द कंट्रीज मीडियम टर्म इकोनॉमिक आउटलुक आर बिगनिंग टू बी वॉइस्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस कंटिन्यू टू फेयर बेटर देन एक्सपेक्टेड। एज पर डेटा रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है 8.98 लाख करोड़ के हैं। अगर हम यहाँ पर रिफंड्स को एडजस्ट कर लें तो उसके बाद भी ये 7.45 लाख करोड़ के हैं और ऑलमोस्ट 53% ऑफ द बजट एस्टिमेट फॉर 2020-23। इसका मतलब ये है टैक्स डिवॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। अच्छी बात है, ज़्यादा टैक्स मिल रहा है सरकार को, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो सब्सिडीज़ का एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होने वाला है। हाउ एवर नॉट विद स्टैंडिंग द हेल्दी ग्रोथ इन टैक्स रेवेन्यूज एंड कलेक्शंस फ्रॉम अदर लेवाइज सच एज द विंडफॉल टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो विंडफॉल टैक्सेस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। देयर आर कंसर्न्स दैट अ हायर सब्सिडी आउटगो विल पोज अपसाइड रिस्क टू द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। फूड सब्सिडीज़ का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो गया है क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है दिसंबर तक। दिस कुड मेक इट चैलेंजिंग टू मीट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 6.4% ऑफ द जीडीपी। नेक्स्ट यहाँ पर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की बात की गई जो कि एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं। ये जो है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन इनके वर्क्स हम फिर भी देखेंगे। फर्स्ट है अ वुमेन्स स्टोरी, नेक्स्ट है द ईयर्स, इसके अलावा अ मेंस प्लेस। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अ मिस डायग्नोसिस ऑफ एनपीएस। तो ऑथर ने ये कहा है जो एनपीएस हैं वो डिक्लाइन हुए थे लेकिन बाद में एनपीएस वापस से इंक्रीज होने लगे। द इंडियन बैंकिंग सिस्टम फेस्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज आफ्टर 2011 विद एन इंक्रीजिंग क्वांटम ऑफ एनपीएस। Late 2000s तक NPAs had decreased to less than 3.5%. The downward trend, however, did not continue as NPAs began to rise in 2011 और ये पीक हो गए थे 11.18% पे in the fiscal year that ended in 2018. अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो एनपीएस हैं वो जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यहाँ पर एनपीएस ज़्यादा है क्योंकि मिस गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस इश्यूज़ है जिसकी वजह से ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मिस गवर्नेंस है तो वो 2000 से 2011 में भी होगी, फिर 2011 से 2020 में भी होगी। तो ऐसा क्या कि बीच में यहाँ पर एनपीएस कम हो गए, उसके बाद एनपीएस यहाँ पर बढ़ गए। तो यहाँ पर गवर्नेंस का इशू नहीं है, यहाँ पर कोई और इशू है जो कि अभी ऑथर ने बताया क्या इशू है। तो इशू है यहाँ पर बिजनेस का इशू। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड एज अ प्रॉब्लम दैट द प्रॉब्लम रिलेट्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिकॉज दे हैव डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एनपीएस। तो पुअर मैनेजमेंट है, गवर्नेंस इशूज़ हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर एनपीएस ज़्यादा है। बट गवर्नमेंट ओनरशिप डज नॉट एक्सप्लेन कि इंप्रूवमेंट क्यों हुआ था जो कि हमें 2000s में देखने को मिला था। अगर मिस गवर्नेंस है तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नेंस पहले अच्छी होती फिर यहाँ पर खराब हो जाती। अगर मिस गवर्नेंस होगी तो हमेशा से मिस गवर्नेंस होगी। तो इट इज़ इम्प्रॉबेबल दैट गवर्नेंस इंप्रूव्ड सडनली एंड देन dwindled subsequently। तो ऐसा तो नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ दीज एनपीएस अरोज ड्यू टू डिफॉल्ट्स बाई प्राइवेट सेक्टर नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पब्लिक सेक्टर बैंक का और प्राइवेट सेक्टर बैंक का। एट द बिगिनिंग ऑफ द 2010s पब्लिक सेक्टर बैंक के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था और जो कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स थे उनको यहाँ पर जो लोन दिया जाता था वो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा दिया जाता था। और जो कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स है उनके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर ने 5 लाख का लोन लिया, लेकिन जब 5 लाख का लोन लिया तो एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ पर है 10 रुपये, ठीक है। लेकिन जब 5 साल के बाद लोन वापस करना है तो उस समय जो यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट है वो हो चुकी है 5 रुपये। तो ऐसे में तो लोन वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये लोन यहाँ पर एनपीए हो जाएगा क्योंकि वो जो सेक्टर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर गया है। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। द राइज इन एनपीएस फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स कोइंसाइड्स विद द फॉल इन इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, जिसकी वजह से यहाँ पर एनपीएस हो गए। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ फर्म बोरोज ₹5 लाख, जब यहाँ पर प्राइस है इसके मेन आउटपुट का ₹10 पर यूनिट, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। इट विल फाइंड इट हार्ड टू पे बैक द लोन इफ द प्राइस डिक्रीजेस टू ₹5 पर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हायर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को सेल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स को लोन दिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने और यहाँ पर जो प्राइजेस है वो कम हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर एनपीएस हुए। ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है।
अब यहाँ पर एनपीएस को हम पता लगा सकें, पहले से प्रोजेक्ट कर सकें, उसके लिए क्या करना चाहिए? हेंस वी फाइंड दैट बैंक्स एक्सपोज टू कमोडिटीज हुज प्राइसेस डिक्लाइंड एक्सपीरियंस्ड अ हायर बिल्डअप इन एनपीएस. However, as banks lend to several sectors with heterogeneous price movements, the estimation of the effect of movements in prices on NPS becomes slightly difficult. तो इसके लिए यहाँ पर बनाया गया है एक नॉमिनल प्राइस इंडेक्स, जो कि यहाँ पर बैंक के सेक्टोरल एक्सपोजर को देखेगा कि बैंक कौन से सेक्टर को कितना लोन दे रहे हैं. फिर उसके लिए यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है, जिसकी वजह से यहाँ पर करेक्ट एस्टिमेट किया जा सकता है कि बैंक्स को कितना एनपीए यहाँ पर हो सकता है. नेक्स्ट द वर्ड्स ऑफ अदर्स. तो इसमें बेसिकली ये बताया है कि इंडिया में वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कि इंटीग्रल बनाने की ज़रूरत है. नियरली एवरी डे स्टूडेंट हार्म्स अ फ्रेंड ओवर अ मोबाइल एंड रिसेंटली अ टीनेजर मर्डर्ड हिज मदर बिकॉज शी रिफ्यूज टू फंड हिज गेमिंग. तो यहाँ पर बात की गई वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है. दूसरी बात, हमें ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है. Languages are intimately linked with the culture and history of the region of their origin and the most private and yet most public of things. तो यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिटी की बात की गई है, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ पीस हमें प्रमोट करना है. दूसरी बात, हमें वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. NATO members tighten security grip. G7 warns Belarus of sanctions over Ukraine. तो जो यहाँ पर बेलारूस है, आप कह सकते हो बेलारूस एक तरीके का सैटेलाइट स्टेट है रशिया का. तो बेलारूस अपनी टेरिटरी यूज़ करने को दे रहा है रशिया को कि आप यूक्रेन के अगेंस्ट अटैक कर रहे हो, ठीक है, हमारी टेरिटरी को यूज़ कर लो. तो नेटो ने G7 कंट्रीज़ ने यहाँ पर वार्न किया है बेलारूस को कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे अगर आप यूक्रेन के अगेंस्ट ऐसे ही एक्ट करते रहे. बाकी नेटो मेंबर्स ने यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिप को टाइटन करने की बात की है, क्योंकि रशिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है. बाइडेन ने बेसिकली ये कहा है कि सऊदी के साथ वो अपने टाइज को रिविजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपेक प्लस ने डिसाइड किया है कि जो ऑयल का प्रोडक्शन उसको कट किया जाएगा, जबकि यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि ऑयल के प्रोडक्शन को कट ना किया जाए. तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज री इवेलुएटिंग द यूएस रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया आफ्टर ओपेक प्लस अनाउंस्ड लास्ट वीक दैट इट वुड कट ऑयल प्रोडक्शन. Israel and Lebanon reach landmark maritime border agreement. Israel and Lebanon have agreed to draft deal to resolve a decades-old dispute over the control of an eastern stretch of the Mediterranean Sea. तो इसमें इनका एक मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट हो रहा है. यहाँ पर मेंशन था बाल्टिक सी, आई थिंक, हाँ, यहाँ पर मेंशन था बाल्टिक सी. तो बाल्टिक सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है ना, वो आपको पता होने चाहिए. एक बार मैं आपको बता देती हूँ बाल्टिक सी के कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है. तो रशिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्वीडन है, एस्टोनिया है, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड. तो आई होप ये आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज सारे ही सीज के पता होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. तो आप याद कर सकते हो ऐसे, फॉर एग्जांपल रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड. तो रूट में आर और डी, तो आर यहाँ पर रशिया है, डी यहाँ पर डेनमार्क है. जर्मनी तो ऐसे है ही बॉर्डरिंग कंट्री. सेल में एस है स्वीडन, ई है एस्टोनिया, एल है लातविया एंड द सेकंड एल इज लिथुआनिया, और बाकी यहाँ पर पोलैंड और फिनलैंड है. अब हम चलते हैं आगे. ईरानियन जर्नलिस्ट हु ब्रोक न्यूज़ ऑन अमीनी. तो हमने डिस्कस किया था महासा अमीनी को, जिसको यहाँ पर ईरान की जो मोरालिटी पुलिस है उन्होंने डिटेन किया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने हिजाब को प्रॉपर्ली नहीं पहन रखा था. तो जिस जर्नलिस्ट ने इसको कवर किया, तो उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया जा रहा है और उसको यहाँ पर कन्फाइनमेंट में रख दिया है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है जो महासा अमीनी है वो बिलोंग करती थी कर्ड्स को. कर्ड्स है मिनॉरिटी, मेनली सुन्नी मुस्लिम्स इन शियाइट डोमिनेटेड ईरान. तो ईरान में रहते हैं शिया मुस्लिम्स, लेकिन यहाँ पर जो कर्ड्स हैं मिनॉरिटी में है और ये सुन्नी मुस्लिम्स है. दे स्पीक अ लैंग्वेज रिलेटेड टू फारसी एंड लिव मोस्टली इन अ माउंटेनियस रीजन. लगभग 8 से 10 मिलियन कर्ड्स रहते हैं ईरान में. तो तेहरान को ये लगता है कि यहाँ पर जो कर्ड्स मिनॉरिटी है ये सेसेशन की डिमांड कर सकते हैं. तो तेहरान फियर्स प्रेशर फॉर सेसेशन विल ग्रो अमंग अ मिनॉरिटी विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर इट्स पॉलिटिकल राइट्स. तो इसके बारे में एक्सप्लेन सेक्शन में भी है, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर ईरानियन कर्ड्स. द डेथ ऑफ अमीनी एंड एथनिक कर्ड रेज्ड टेंशन बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड ईरान्स कर्दिश मिनॉरिटी. अब ये जो कर्ड्स हैं कहाँ कहाँ रहते हैं? टर्की, ईरान, इराक, सीरिया एंड आर्मेनिया. Here are some facts about Iran's Kurds, part of a community that is spread across several Middle East countries and is one of the world's largest people without a state. Minority Kurds जो कि सुन्नी मुस्लिम्स हैं और जो ईरान है वहाँ पर शिया रहते हैं. They speak a language जो कि फारसी से related है and they live mostly in a mountainous region straddling the borders of Armenia, Iraq, Iran, Syria and Turkey. 1920 में Treaty of Sevres होती है जो कि बात करती है कि कर्ड्स को इंडिपेंडेंस दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो टर्की के लीडर होते हैं अतातुर्क, वो इस अकॉर्ड को नहीं मानते हैं और यहाँ पर कर्ड्स को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती है. द ट्रीटी ऑफ लॉसेन रेटिफाइड इन 1924 डिवाइडेड द कर्ड्स अमंग द न्यू नेशंस ऑफ द मिडिल ईस्ट, जो कि हमने देख लिया कि टर्क्स कहाँ कहाँ रिसाइड करते हैं. आफ्टर द 1980 eruption of the Iran-Iraq war, regularly Iranian armed forces and revolutionary guards double down on their repression of Kurds, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक और एरिया ऑफ सेसेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाए, because they didn't want becoming a fifth column in Tehran's fight against Saddam Hussein.
तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कर्ट्स कौन है। नेक्स्ट है द लिंगरिंग मानसून। अब अक्टूबर में इतनी ज़्यादा बारिश देखने को मिली, 66 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बारिश है, तो इसका क्या रीज़न है? क्लाइमेट चेंज। Incessant rain over Delhi and several other parts of North and Northwest India over the last few days provided further evidence of the shifting patterns कि मानसून एक्टिविटी में यहाँ पर पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। इज इट क्लाइमेट चेंज? तो लाइक मोस्ट ऑफ द चेंजेस बीइंग विटनेस्ड इन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स, तो चेंजेस जो होंगे तो इंडियन मानसून में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। In line with the experience in many other parts of the world, rainfall in India is increasingly taking place in short, intense bursts और यहाँ पर extreme rainfall events देखने को मिल रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? तो एक रीज़न तो ये है वार्मिंग ऑफ द ओशियंस। A robust study to establish the cause and effect relationship is yet to be done, but one possible reason यहाँ पर जो है वो ये है that the oceans, Bay of Bengal and Arabian Sea are now warmer than earlier। और ये किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वार्मर ओशियन करेंट्स हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ मानसून विंड्स, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम तक elongated मानसून देखने को मिल रहा है, बट पॉसिबली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द ओशंस कंटिन्यू टू रिमेन वार्म इवन आफ्टर द ट्रेडिशनल मानसून सीजन इज ओवर। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट फोर्थ सेट ऑफ स्विस अकाउंट डेटा कंटेन्स, तो यहाँ पर बात की गई है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो स्विट्जरलैंड है, जो भी अकाउंट्स है इंडियंस के वहाँ पर, तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है विद द इंडियन गवर्नमेंट। India has received the fourth set of Swiss bank account details of its national and organization as part of an annual information exchange। अब इससे हेल्प मिलती है इंडियन गवर्नमेंट की कि कोई यहाँ पर टैक्स एविजन तो नहीं कर रहा है, या क्या उस इंसान ने बता रखा है कि फॉरेन बैंक में उसका अकाउंट है जहाँ पर उसने कितने पैसे रख रखे हैं, तो कहीं वो टैक्स एविजन तो नहीं कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है, तो सरकार को इसके बारे में पता चलता रहेगा। दिस इज द फोर्थ ट्रांच ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंडिया हैज रिसीव्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड इन एन एफर्ट टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्विस फेडरल ऑफिस हैज गिवन अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मैसिव ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन 2022 एक्सचेंज एक्सरसाइज। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। द गाइडलाइंस एंड पैरामीटर्स फॉर द AEOI आर सेट बाय द पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल बॉडी, जो कि है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अंडर द OECD's गाइडलाइंस नो डिटेल्स ऑफ द क्वांटम ऑफ फंड्स और द नेम्स ऑफ द अकाउंट होल्डर्स आर टू बी पब्लिसाइज्ड। तो बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है सिर्फ टैक्स ओनली पर्पसेस के लिए। 2014 में OECD ने डेवलप किया था कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड विच अलाउज एवरी कंट्री टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज किया जाएगा, जिनके साथ भी यहाँ पर AEOI एग्रीमेंट है। अंडर द OECD अम्ब्रेला ऑफ AEOI, इंडिया शेयर्स बल्क फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद 78 कंट्रीज़, और हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम 107 कंट्रीज़, जिसमें एक स्विट्जरलैंड भी है जो कि बहुत सारा डेटा हमारे साथ शेयर करता है। अब इसके लिए इतना ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए हमने बना दी है CBDT में फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स। तो ड्यू प्राइमरली टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ FI डेटा कमिंग इन, the CBDT last year set up a network of foreign asset investigation units in 14 of its investigation wings, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी से जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ किया जा सके जो भी हमें मिल रही है। अब हम चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी एंड नेक्स्ट CJ चंद्रचूड्स 5+1 कलेजियम। तो हमने डिस्कस किया था कि जो थर्ड जजेस केस है उसमें कलेजियम में ये बताया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं 5+1 कलेजियम की। अब ये 5+1 कलेजियम कैसे होगा ये हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस पता होगा, यहाँ पर मेंशन है, तो एक बार हम देख लेते हैं। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम? तो सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं आया है, बल्कि ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेस केस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द कलेजियम सिस्टम, हाउएवर दीज 3 केसेस एस्टैब्लिश्ड दैट द कलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल हैव प्राइमेसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो यहाँ पर फर्स्ट जजेस केस होता है इन SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी जाती है ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फिर उसके बाद होता है सेकंड जजेस केस, जहाँ पर कलेजियम सिस्टम लाया जाता है कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस का ओपिनियन होगा जो कि सेंड किया जाएगा यहाँ पर। इन 1993 अ 9 जज बेंच एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द 1981 वर्डिक्ट एंड रिवर्स्ड इट। रूलिंग इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस ऑफ द CJ। इट ऑल्सो सेट कि CJ यहाँ पर डिसीजन अकेले नहीं लेंगे, वो यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ मिलकर लेंगे। फिर यहाँ पर थर्ड जजेस केस होता है जिसमें कलेजियम को एक्सपेंड कर दिया जाता है और CJ के साथ यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। हु इज इन द कलेजियम? तो कलेजियम में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। अब ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं इसमें पोटेंशियली जो नेक्स्ट सक्सेसर होने वाला होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो भी होता है।
ऑर्डिनरली वन ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वुड सक्सीड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा जज नहीं है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सक्सीड करेगा तो उनका होना जरूरी होता है. बट इफ द सिचुएशन शुड बी सच दैट द सक्सेसर चीफ जस्टिस इज नॉट वन ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ही मस्ट इनवेरिएबली बी मेड पार्ट ऑफ द कलेजियम. तो यहाँ पर सीजेआई हो गए प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, इसके अलावा एक जज वो नहीं है जो कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सक्सीड करेगा, तो उसको भी यहाँ पर कलेजियम में लाने की जरूरत होगी. तो बेसिकली यहाँ पर जो कलेजियम है वो 5+1 हो जाएगा, तो 6 मेंबर्स का यहाँ पर कलेजियम हो जाएगा. तो यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ का जो टेन्योर है वो 2 सालों का होने वाला है. अब 2 सालों के टेन्योर में मई 2023 में जो कलेजियम बनेगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट पोटेंशियल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो उसके मेंबर होंगे. तो इसके लिए यहाँ पर 5+1 का कलेजियम हो जाएगा. गिवन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी अ पोटेंशियल सीजेआई विल एंटर द चंद्रचूड़ कलेजियम ओनली इन May 2023. हाउएवर जस्टिस खन्ना विल बी द 6th मेंबर ऑफ द कलेजियम फ्रॉम November 9, 2022 इटसेल्फ. ये इससे पहले भी हो चुका है 2007 में, व्हेन देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन टुक द टॉप ऑफिस. द कलेजियम ही हेडेड डिड नॉट हैव अ पोटेंशियल सीजेआई कैंडिडेट, तो जिनको बाद में ऐड किया गया था, ही वाज इनवाइटेड टू द कलेजियम एज द 6th मेंबर. तो आई होप आपको सीजेआई KG बालाकृष्णन से कुछ तो याद आया हो, जो कि हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था. तो अगर आपको याद आ गया हो कि कौन सी कमीशन बनाई गई थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. अब हम चलते हैं आगे. OECD ग्लोबल फ्रेमवर्क इन प्लेस, इंडिया टू फोकस ऑन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन. तो हमने बहुत सुना था कि जो इंडिया है वो बिल लेकर आने वाला है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए. फिर इंडिया क्यों नहीं बिल लेकर आया? इंडिया ने टैक्स लगाया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बजट में, लेकिन अभी तक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल नहीं लाया गया. अब इसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी को एज सच रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है किसी एक कंट्री को, क्योंकि इसके लिए एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड होने की ज़रूरत है. तो OECD इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बना रहा है, इंडिया टू फोकस ऑन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस. The government plans to move ahead with its discussions for framing and overarching regulatory and taxation framework for crypto assets. इसको स्टॉल कर दिया गया क्योंकि ये था कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, उसके लिए एक ग्लोबल कंसेंसस जो है वो बन रहा है एंड फ्रेमवर्क ऑन द इशू विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट गिविंग फाइनल शेप टू द क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स. ऑफिशियल्स इन द नो सेड दैट इंडिया भी इसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर जो भी फ्रेमवर्क बनेगा उसमें इंडिया भी अपने इनपुट्स प्रोवाइड करेगा. The OECD on Monday released a new global tax transparency framework, that is crypto asset reporting framework. In the union budget, even though the government brought in a tax for cryptos, लेकिन अभी तक इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी बिल नहीं लाया गया है. This is in response to an earlier proposal of G20 that the OECD develop a framework और यहाँ पर automatic exchange of information हो between countries on crypto assets. तो automatic exchange of information होनी चाहिए between countries on crypto assets, तो उसके लिए G20 यहाँ पर बना रहा है फ्रेमवर्क. क्रिप्टो करेंसीज आर बाई डेफिनेशन बॉर्डरलेस और इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. देयरफॉर एनी लेजिस्लेशन फॉर रेगुलेशन और फॉर बैनिंग कैन बी इफेक्टिव ओनली जब यहाँ पर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो. तो उसके लिए यहाँ पर OECD कंट्रीज़ जो हैं फ्रेमवर्क बना रहे हैं. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. अब हम चलते हैं आगे. IMF कट्स इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8%. क्यों कट कर दी है? क्योंकि यहाँ पर इनका ये कहना है कि अ वीकर देन एक्सपेक्टेड आउटटर्न है और यहाँ पर एक्सटर्नल डिमांड भी कम है, तो रिसेशन 2023 में आ सकता है, तो इंडिया भी उसकी वजह से सफ़र करेगा. नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल. अब फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? तो बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल ये होता है जो कि यहाँ पर काम कर सके. इट कैन रन ऑन फ्यूल ब्लेंडेड विद इन हायर परसेंटेज ऑफ इथेनॉल. तो यहाँ पर जब फ्यूल को ब्लेंड किया जाएगा तो उससे काम कर सके, तो उसको कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल. नेक्स्ट है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो इसकी चल रही है बीटा टेस्टिंग, विच इज़ द गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट एम्ड एट इनेबलिंग स्मॉल मर्चेंट्स एंड मॉम एंड पॉप स्टोर्स इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि वो उन प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेस कर सके जिसके ऊपर अभी मोनोपोली स्टैब्लिश कर रखी है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने. व्हाट इज ONDC? इट इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो इसको होस्ट कर रहा है पेटीएम और बाकी यहाँ पर और भी प्लेटफॉर्म्स है. तो ONDC प्लेटफॉर्म लाइज इन द मिडल ऑफ द इंटरफेसेस होस्टिंग द बायर्स एंड द सेलर्स. जो बायर साइड इंटरफेस है वो पेटीएम के द्वारा होस्ट की जा रही है और जो सेलर साइड इंटरफेस है इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय अदर प्लेयर्स लाइक गो फ्रूगल. तो बायर अगर कोई भी आइटम को सर्च करेगा पेटीएम ऐप पर वेयर ONDC हैज़ गॉन लाइव, तो जो ऐप है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देगा टू द ONDC प्लेटफॉर्म विच विल कनेक्ट इट टू द सेलर साइड इंटरफेसेस. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया. तो फर्स्ट पेज पर हमने वही रीड किया है रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेम्स, जस्टिस चंद्रचूड़ मोस्ट सीनियर जज. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस ये पता होना चाहिए. बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आई होप आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा. नेक्स्ट है इंटरपोल. तो इंटरपोल के बारे में हमने डिस्कस किया. इंटरनेशनल पुलिस, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल 194 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था
1949 में। तो आप कह सकते हो कि इंडिया इसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको सारे नोटिस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रेड नोटिस, तो रेड नोटिस यहाँ पर रिलेटेड है वांटेड पर्सन से। येलो नोटिस, तो येलो नोटिस यहाँ पर मिसिंग पर्सन को लोकेट करने के लिए है। ब्लू नोटिस यहाँ पर टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी। ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के बारे में इन्फॉर्मेशन को सीक करने के लिए है। ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऑरेंज नोटिस टू वार्न ऑफ एन इवेंट जिसकी वजह से यहाँ पर इमिनेंट थ्रेट है टू पब्लिक सेफ्टी। पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी। और बाकी इंटरपोल का है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। तो जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स टारगेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमेटी के। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो खालिस्तान मूवमेंट है ये स्टार्ट ही क्यों हुआ। तो 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया इसका एक रीज़न है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो चला गया था पाकिस्तान को। फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था अकाली दल की डिमांड को। बाद में स्टेट को ट्राइफरकेट किया गया, पंजाब मेजॉरिटी पंजाब में, फिर हिंदी मेजॉरिटी हरियाणा में, और यूनियन टेरिटरी बनाई गई चंडीगढ़ की। बाकी जो हिली एरिया वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पास चला गया। फिर हमने 6 फॉर जस्टिस डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ताना भगत सेक्ट की बात की गई है, और उसके बाद यहाँ पर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो आप लक्ष्मीकांत से भी रिवाइज कर सकते हो। बाकी PDF में तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। यहाँ पर 10 रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। NIRF रैंकिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 10 रैंकिंग्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। इलीगल माइनिंग हो रही है अरावलीज में। UNGA में रशिया ये चाहता था कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग हो, लेकिन इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है। और इंडिया भी ये चाहता है कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग ना हो। जो भी वोट करें कंट्रीज़ वो पता चले कि वो रशिया के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, रशिया के फेवर में वोट कर रहे हैं, या तो वो अब्सटेन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो पंजाब की आप गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड है वो वापस से रिवाइव हो। पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेड सस्पेंड कर दिया था 2019 में, जब यहाँ पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर जब पुलवामा अटैक होता है तो इंडिया जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान से ले लेता है, और पाकिस्तान ने तो हमें कभी दिया ही नहीं था मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या लॉ की ज़रूरत है? तो ये आपको सोचना है लॉ की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके लिए आपको पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर रखने हैं, अगेंस्ट में भी और फेवर में भी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी आपको सेम पॉइंट्स यहाँ पर रेडी रखने हैं पहले से ही। टाइट रोप टेस्ट, तो जब यहाँ पर जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो इंडिया के लिए नुआंस पोजीशन और यहाँ पर केयरफुल बैलेंसिंग ये करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल बूचा मैसाकर हुआ, फिर यहाँ पर रशिया ने इतनी ज़्यादा मिसाइल स्ट्राइक्स की यूक्रेन के ऊपर, तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया जो है वो बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है, इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये है कि जो सरकार है उसका टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सब्सिडीज़ है उनका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। ऐसे में फिस्कल डेफिसिट को यहाँ पर रखना एट 6.4% ऑफ द GDP ये यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर ये किसको मिला है? तो नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है एनी एर्नॉक्स को। तो ये आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट है मिस डायग्नोसिस ऑफ NPS। तो मिस डायग्नोसिस ऑफ NPS, तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया कि ये कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा NPS होता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर में मिस गवर्नेंस है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम फेस्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज आफ्टर 2011 विद एन इंक्रीजिंग क्वांटम ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बाय द लेट 2000s। यहाँ पर NPS डिक्रीज हुए थे। तो अगर पहले NPS डिक्रीज हो रहे हैं, बाद में NPS इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नेंस पहले बहुत अच्छी थी फिर गवर्नेंस अचानक से खराब हो गई। तो यहाँ पर इशू कोई और है। तो ऑथर ने यहाँ पर इशू पता कर लिया कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स को था। अब कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उस सेक्टर ने तब लोन लिया होगा जब यहाँ पर आउटपुट यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 10 रुपये थी, और यहाँ पर जब लोन वापस करने की बारी है तब यहाँ पर आउटपुट यूनिट की कॉस्ट होगी 5 रुपये। तो ऐसे में यहाँ पर सेल भी डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान हो गया और यहाँ पर NPA में कन्वर्ट हो गया लोन। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया कि वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, और जो भी यहाँ पर ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है, इसकी वजह से क्या होगा, एक मल्टीलिंगुअलिटी डेवलप होगी और वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन डेवलप होगी, बच्चों में एथिक्स डेवलप होंगे। फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई नेटो मेंबर्स की, तो नेटो मेंबर ने ये कहा है कि सिक्योरिटी ग्रिप को टाइटन करने की ज़रूरत है क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज़ डिस्कस किया कि बाल्टिक कंट्रीज़ को यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं, तो रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पर अमीनी, जो कि बिलोंग करती थी कर्ड्स को, एथनिक कर्ड्स। अब कर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कर्ड्स हैं बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स, ईरान में रहते हैं शिया, जिसकी वजह से ये यहाँ पर मिनॉरिटी हैं। बाकी इनकी सेशनिज्म की जो डिमांड है वो है कि ये यहाँ पर सेपरेट कर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो कर्ड्स कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, तो टर्की, ईरान, इराक, सीरिया एंड अर्मेनिया। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस होती है जिसमें बात की जाती है कि जो कर्ड्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन जो अतातुर्क होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं और इस अकॉर्ड को वो नहीं मानते हैं। तो ये यहाँ पर ये बात मेंशन है। तो 1920 ट्रीटी ऑफ सेवरस विच इम्पोज्ड अ सेटलमेंट इन कॉलोनियल कार्व अप ऑफ टर्की। तो इसमें प्रॉमिस किया गया था कि कर्ड्स को यहाँ पर इंडिपेंडेंस दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 years लेटर टर्कीज लीडर अतातुर्क टोर अप दैट अकॉर्ड।
अब हम चलते हैं आगे। तो मानसून ज़्यादा लंबा बढ़ गया है, इलोंगेशन हो रहा है। क्या रीज़न है? तो क्लाइमेट चेंज रीज़न है। यहाँ पर ओशंस जो है वो वार्म हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि स्विट्जरलैंड के साथ हमने कर रखा है। तो हम भी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ भी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिसमें एक स्विट्जरलैंड भी है। तो स्विट्जरलैंड हमारे साथ डेटा शेयर करता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? तो गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स इवेजन के ऊपर क्रैक कर सकती है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर क्रैक कर सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी एंड नेक्स्ट सीजीआई चंद्रचूड़ 5+1 कलेजियम। अब 5+1 कलेजियम कैसे हो जाएगा? तो बेसिकली यहाँ पर जो कलेजियम है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, लेकिन उसमें वो जज भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर सीजीआई को सक्सीड करने वाला है। तो कभी कभी 4 सीनियर मोस्ट जजेस में वो सीजीआई नहीं होते हैं। तो जनरली 1 और मोर ऑफ द 4 सीनियर जजेस इन द कलेजियम वुड बी अ पोटेंशियल सीजीआई कैंडिडेट। द नेक्स्ट इन लाइन इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ऑर्डिनरली 1 ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वुड सक्सीड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन नहीं होती है। The Chief Justice of India is not one of the 4 senior most judges. He must invariably be made part of the collegium. तो जब उनको collegium का पार्ट बनाया जाएगा तो collegium में एक मेंबर और ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से 5+1 हो जाएगा। OECD ग्लोबल फ्रेमवर्क इन प्लेस। तो यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेशंस के लिए OECD ग्लोबल फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर हमने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल डिस्कस कर ली, जो कि यहाँ पर ब्लेंडेड फ्यूल के ऊपर काम की कर सकती है। फिर हमने ONDC डिस्कस किया, जो कि है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और इसकी यहाँ पर बीटा टेस्टिंग हो रही है। इसका जो यहाँ पर बायर इंटरफेस है उसको होस्ट करता है पेटीएम। बाकी यहाँ पर सेलर इंटरफेस तो बहुत सारे होस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गो, फ्रूगल। ONDC आई होप आपको पता है कि जो अमेजोन और यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का पूरा मॉडल है ना, उसको ही यहाँ पर सेलर्स तक पहुँचाया जाएगा। जो यहाँ पर स्मॉल सेलर्स हैं उन तक पहुँचाने की बात की गई है। तो इट इज़ अ इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोमोटिंग ओपन नेटवर्क्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, और ये है ओपन सोर्स्ड मेथोडोलॉजी। द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स विच इज अ गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट एम्ड एट इनेबलिंग स्मॉल मर्चेंट्स एंड मॉम एंड पॉप स्टोर्स इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि वो उन प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर सकें जो कि डिप्लॉय की गई हैं बाय द लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्मॉल मर्चेंट्स से उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करने की बात की गई है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।